भारत का इतिहास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब देखिए, जो है ये पहली क्लास है। हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना है। आज ये पहली क्लास है। क्लास करने से पहले एक बात हम आपसे कहेंगे। अभी आपकी एज 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी एज हो सकता है आप अभी तक 10, 20 जितने भी टीचरों से पढ़ चुके हो। यूट्यूब पर बहुत से टीचरों से आप पढ़ चुके होंगे। पर एक चीज का हम चैलेंज आपको कर रहे हैं कि इस क्लास में आज आप वो जानेंगे जो शायद आप 25-30 साल तक कभी नहीं जाने होंगे। आप उसके बारे में सुने होंगे तो कामों से, जैसे कहीं कहाई कथनाएं, घटनाएं, कहानी सुने होंगे, मगर उसकी वास्तविक सच्चाई जो है आज तक आप नहीं जानते होंगे, शायद आगे न जान पाते। तो जो भी लोग क्लास करेंगे, पहली चीज एक बात और देखिए, जो इतिहास हम पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी हो या रामायण महाभारत हो, अलाउद्दीन का, मतलब कोई भी चीज जो हम मूवी देखते हैं, फिल्म, तो हमें लगता है कि नहीं, घटनाएं एक दूसरे से जोड़ जोड़ के याद हो रही है कि अब जाएगा हीरो गद्दार को मारेगा, ये हीरोइन को लूटेगा, तमाम चीज इज्जत लूटेगा, बहुत चीजें, मतलब फिल्म में हम लोग को घटनाएं याद हो जाती हैं। जितनी भी घटनाएं रहती हैं, फिल्मी घटनाएं हमें पूरे तरीके से याद हो जाती हैं। अभी देखिए क्या है कि जो इतिहास हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इन घटनाओं को, जैसे इतिहास कठिन लगता है, मगर इन घटनाओं को आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि आपको लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। सच में आपको नजर आएगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। और मार्केट की ऐसी कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी है, मनोहर पांडे है, घटना चक्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, परीक्षावाणी है, और आपकी छोटे मोटे पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, एसपीटी फेसपीटी, ये तमाम छोटे मोटे यूथ हो गया, जितने भी पब्लिकेशन है, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करें और उस बुक में इतना कंटेंट मिल जाए। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे ओरल नजर आएंगे, बस आप पढ़ते चलिएगा। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं। क्लास करने के पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे जो शायद आप न जानते हो। ये हमारा प्राचीन भारत है। सबसे पहले आप समझिएगा, हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने से पहले हमको और छोर पता होना चाहिए। ये कौन सा है? प्राचीन भारत है। यहाँ पर धर्म, वेद, लूटना, मारना, मांस खाना, ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। एकदम पुरातन भारत, कई वर्षों, सालों, हजारों साल पुराना। एक नया सेब संतरा खा रहे हैं, न अनाज है, न जौ है, कुछ भी नहीं है। आदि मानव वाला जीवन है। तो ये जो प्राचीन इतिहास था, ये इसका नाम कैसे बदल गया? इसको मध्यकालीन इतिहास क्यों कहा जाने लगा? भाई, नाम परिवर्तन होने का रीजन क्या था? तो आप कहेंगे जो प्राचीन इतिहास है, जैसे हमारी संस्कृति हिंदू धर्म की है, ठीक, हम हिंदू धर्म के हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन कब होगा? जब हम कोई नया धर्म, नया चीज, नया संस्कृति कुछ ग्रहण करेंगे। अब वो हमें कैसे मिलेगा? कोई बाहरी व्यक्ति आकर के देगा। मेरी बात को आप समझे? फिल्म लगेगी, एकदम आप लगेगा आप फिल्म देख रहे हैं, बस समझते चलिएगा। हम हिंदू धर्म के हैं, आदि मानव है, मान लीजिए सेब संतरा फल खा रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं पेड़ पौधे पर, जंगल में घूम करके, तो हम प्राचीन इतिहास हो गए। क्या हो गए? प्राचीन इतिहास। तो अब हमको क्या है कि मध्यकालीन इतिहास कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे में कोई नया व्यक्ति आकर के नया लक्षण दे दिया, कोई नया गुण। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास कैसे बना? जब उसमें एक विदेशी व्यक्ति का प्रवेश हुआ, एक नए कल्चर का, एक नई संस्कृति का, तब जाकर के प्राचीन इतिहास को क्या कहा जाने लगा? आप कहेंगे मध्यकालीन इतिहास। अब बात को समझिएगा। तो जो पहला प्रवेश है वह किनका हुआ था? आप कहेंगे अरबवासियों का। जब अरबवासी आए तो प्राचीन इतिहास बदल करके क्या हो गया? आप कहेंगे भारत का मध्यकालीन इतिहास हो गया। जो प्राचीन इतिहास है, अरबवासियों के आने के बाद क्या बन गया? मध्यकालीन इतिहास हो गया। तो हम लोग इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, एक चीज आपको पता चला कि नहीं चला? कि नहीं, हाँ, इतिहास में परिवर्तन ऐसे हुआ था। अभी आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि भाई, एक विदेशी के आने की वजह से हमारा इतिहास बदल गया, तो फिर ये मध्यकाल वाला इतिहास अब आधुनिक इतिहास कैसे बन गया? अब ये जो है आधुनिक इतिहास कैसे बना? आप कहेंगे आधुनिक का मतलब मॉडर्न युग, कच्चा बंडे पे घूमने वाला, इकनी वाला युग जो है। मध्यकाल तो काफी हद तक संस्कृतियों का था, कल्चर का था,
मगर आधुनिकता आप में कब आएगी, आप जो है मॉडर्न कैसे बनेंगे। सबसे पहला चीज पहनावे से माना जाता है। अभी आप जो है कितनों पढ़े लिखे हों मगर लुंगी गमछा धोती पहनी है, साड़ी पहनी है, तो लोग कहेंगे ये पुरानी सभ्यता वाला है। और वहीं आप जो है अंडरवियर कच्छा बंडी ये सब उल्टा सीधा पहनिए, अट्टी कट्टी जो है घूमिए, कहेंगे अरे यार ये तो बहुत डिजिटल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो वहाँ आधुनिकता बोलते हैं। मतलब हमारा जो मध्यकालीन कल्चर संस्कृति वाला था वह बदल गया। कब? आधुनिक में। और कौन बदला? फिर विदेशी आकर के बदले। पहला विदेशी जब अरब आए तो प्राचीन इतिहास बदल के मध्यकालीन इतिहास हुआ। और दूसरा विदेशी जो है पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनमार्क वाले आए थे जिनको डेन हम कहते थे, डेनिस। फिर फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद आपके क्या है पुर्तगाल हैं, और फिर क्या है अंग्रेज हैं। उनके ठो आए थे 4-5 ठो। तो ये लोग कच्छा बंडी वाले जब आए तो हमारा मध्यकालीन इतिहास बदल के किस में घुस गया? आप कहेंगे आधुनिक में, मॉडर्न में। अब हम लोग जो है मॉडर्न हो गए। जैसे आप लोग देखते होंगे जो अंग्रेज सबसे ज्यादा भारत में गोवा आते हैं, वो बीच बीच है वहां पे घूमने आते हैं, तो कैसे घूमते हैं वो आप लोगों को पता होगा। तो ये इतिहास का परिवर्तन है। हम देखिए आपसे बार बार कहते हैं कि आपको पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है। एक ही चैप्टर को आप 4 बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं 2 महीना 3 महीना पर, वो पढ़ना जरूरी नहीं है। आप एक बार ऐसा पढ़ लेना कि जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। या कोई भी लेवल की किताब आप उठाएं तो आपको लगे कि नहीं आप वास्तव में किसी को समझा सकते हैं। कोई आपसे शरारत करे तो उसे आप बता सकते हैं, एग्जाम को अपने साथ नचा सकते हैं, ये क्षमता आ जाती है। ठीक है, अब समझिएगा अरब आक्रमण। अब हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है तो कहां से शुरुआत होगी? अरब आक्रमण से। तो अब आज के बाद कभी भी किसी से आपके साथ जो पढ़े होंगे ना उनसे पूछिएगा कि अच्छा एक बात बताओ, जो है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसी हुई थी, आधुनिक इतिहास की शुरुआत कैसी हुई थी, क्या हुआ था, ये तमाम चीजें कब पूछिएगा? जब आज आप इतना पढ़ लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है इतना जब आप पढ़ लेंगे ना तो आप खुद से पाएंगे कि आप आज वो सीखे हैं जो अभी तक आप 25-30 सालों में कभी नहीं जानते थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह कि हर्षवर्धन है हिंदू धर्म का महान सम्राट। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। तो जो हर्षवर्धन हिंदू धर्म का महान सम्राट है, पूरे उत्तर भारत पर, उत्तर भारत कहां से बना है? आज आप इंडिया का मैप जब खोलेंगे तो एक कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। इसके ऊपर उत्तर भारत है, इसके नीचे दक्षिण भारत है। ये जो 8 राज्यों वाला चरण है ये जो है आपका क्या बोलते हैं मध्य भारत है। तो पूरे उत्तर भारत पर मतलब जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो है भारत थे। क्या क्या? मेरी बात को सुनिएगा। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जितने ऊपर के हैं, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये जितने ऊपर के हैं सभी उत्तर भारत पर किसका शासन था? आप कहेंगे हर्षवर्धन का शासन था। कब? आप कहेंगे 637 ईस्वी यानी कि 6वीं शताब्दी के बाद, 6वीं शताब्दी के बाद और 7वीं शताब्दी, 6वीं और 7वीं के बीच में किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था। तो पूरे उत्तर भारत पर इस समय किसका शासन था? आप ये जान गए, आपको भूलना नहीं है कि एक ऐसा समय था जब पूरे उत्तर भारत का राजा सिर्फ एक था और वो था हर्षवर्धन। और इतिहास का परिवर्तन इसके मरने के बाद हुआ। जो प्राचीन इतिहास मध्यकालीन बन गया कब? जब यह व्यक्ति मर गया तब। आप समझिएगा, हर्षवर्धन के समय 637 ईस्वी में मुंबई के समीप एक थाना, पुलिस थाना नहीं, एक स्थान है, ये पुलिस थाना नहीं है, जो थाना लिखा है कोई पुलिस थाना नहीं है, एक स्थान है जो कि मुंबई के समीप है। 637 ईस्वी में अरबों ने सबसे पहले का भारत पर जो आक्रमण किया था मुंबई के थाना नामक स्थान पर किया था, मगर वो क्या हो गए? असफल हो गए, भाग गए।
इसके बाद पश्चिमी तटों पर है जो है, इसके बाद पश्चिमी तटों पर लगातार आक्रमण करते रहे। पश्चिमी तट का मतलब आप क्या समझे, जितने भी राज्य आज के समय में जो है पाकिस्तान से सटे हैं या उस समय में अफगानिस्तान, भारत का पश्चिमी तट उस समय में पाकिस्तान का निचला हिस्सा सिंध नाम का है। अभी जब ये खत्म होगा तो जब हम मैप बना के समझाएंगे मानचित्र, तब वास्तव में आप ये जो पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि नहीं वास्तव में आप पढ़े क्या है, कि भारत का पश्चिमी तट उस समय कौन था। कुछ अफगानिस्तान के हिस्से, कुछ पाकिस्तान के हिस्से जो कि सिंध उंध हैं वो आप जानेंगे। तो ये पश्चिमी तटों पर लगातार आक्रमण करते रहे, असफल होते रहे। क्यों असफल होते रहे? क्योंकि उस समय एक ही महान सम्राट था, हर्षवर्धन। जब तक वह भारत में शासन किया उत्तर भारत पर, कोई विदेशी आक्रमण करके उत्तर भारत या भारत को कब्जा नहीं कर पाया, ना ही जीत पाया। इस समय पूरे उत्तर भारत पर अकेले हर्षवर्धन का शासन था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इस समय पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। इसकी मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट रटने नहीं पड़ते। कब? जब आप कहानियों को पढ़ते हैं। आप विकल्प से भी टच कर सकते हैं कि भाई 637 में जो है हम पढ़े थे, जो है अरब आए थे हर्षवर्धन के समय, मुंबई के थाना पर आक्रमण किए थे, मगर वो हार के भाग गए थे। लगातार कई बार आक्रमण करते रहे। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन मर गया। मरने के बाद जैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके घर में जो है किसी के घर में एक मुखिया है दादाजी, जिस मान लीजिए हम लोगों के मुखिया है दादाजी और उनके 6 बेटे हैं। तो जब तक दादा जिंदा रहते हैं तो 6 बेटों को एक करके रखते हैं। कितनों बेटों लड़ते हैं आपस में, जो 6 बेटे हैं बच्चे हैं उनके आपस में लड़ते हैं, तो दादा फिर भी उनको एक रखते हैं। जैसे ही दादा मर गए, परिवार का मुखिया गया, तो बाकी जो होता है सब अपने आप को, अब आज के समय में भाई भाई का नहीं सुनता है। बाप का तो सुनना मजबूरी था, भाई भाई का नहीं सुनेगा, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अब उस परिवार में कितने मालिक हो गए? आप कहेंगे 6 मालिक हो गए। और जब दादा जिंदा थे तो उस परिवार में कितने मालिक थे? 1 मालिक। 6 लड़के, 7 लड़कों, 10 लड़के अगर लड़ेंगे तो वो जो दादा है, जो परिवार का मुखिया है, वो जिसको मना करेगा उसको मानना पड़ेगा। तो सबको एक करके इकट्ठा करके रखेगा। ऐसी स्थिति में कोई बाहरी आएगा तो 6 मिल के लड़ेंगे। अब वो मुखिया गायब हो गया, वो मर गया, तो अब छोटे छोटे राजा बचे। इसका मतलब आप क्या समझे? मेरी कहने की बात का मतलब क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जितना भी है, हर जगह पर जो है, जैसे आज के समय में पूरे भारत में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री एक होता है, राष्ट्रपति एक होता है, मुख्यमंत्री 35 है लगभग। क्यों? सब बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। तो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो ये सब अलग अलग बिखर जाएंगे, शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो जैसे ही हर्षवर्धन मरा, छोटे छोटे राज्य सब अपने आप को राजा समझने लगे, किसी की बात नहीं सुनते थे। अब सब अपने आप को राजा समझने लगे। जब तक हर्षवर्धन जिंदा था ये सब मिल के विदेशी से लड़ते थे। अब क्या हो गया कि विदेशी आक्रमण करेगा तो ये कहेगा छोड़ यार, फलाना के आक्रमण के लिए हमसे क्या लेवो देवो, क्या ओके मर ले, ओके जीती बढ़िया था, उसे मार दुश्मनी है, तो वो उसको कब्जिया लेगा। कल को फिर इसी पर आक्रमण करेगा। तो अब जो है आसान हो गया, शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। ये हुआ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब आप पढ़ेंगे उसका परिणाम, अब समझिएगा। जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा उत्तर भारत बिखर गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा उत्तर भारत बिखर गया। इसका फायदा उठाकर सिंध के शासक दाहिर ने, आप क्या पढ़ें? सिंध का एक शासक है दाहिर। दाहिर ने अरबों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। अब यह दाहिर क्या किया कि अरबों को जो है संरक्षण देने लगा। भाई अरबवासी खजाना वजाना देते रहे होंगे या लालच देते रहे होंगे, हम तुमको राजा बना देंगे, ये सौंप देंगे, वो सौंप देंगे, हमको बस धन चाहिए, उसको लूटेंगे तो तुमको देंगे, वो रजेवा तुम कब्जिया लेना। आपका जो है दाहिर है, तो अरबवासी कहेंगे देख भाई अब तोरे बगलिया वाले पर आक्रमण करब, ओके जीत के हम धन लूट लें, फिर ओकरे बाद तो राजा बन जाए। तो दाहिर को लालच आएगा तो वो संरक्षण देगा सबको। तो यही हुआ, दाहिर इनको लालच में आकर के संरक्षण देने लगा, जिसका परिणाम उसको खुद भुगतना पड़ा।
कभी भी बाहरी व्यक्ति किसी को छोड़ता नहीं है, लूटेगा तो सबको लूटेगा, बस वो है कि मौके का फायदा उसको उठाना है क्या। दाहिर की मदद से अरबवासी जो है मकरान और बलूचिस्तान, जो इस समय पीओके का हिस्सा बलूचिस्तान है, आप लोग नाम सुने होंगे, अभी हम मैप बना के जब समझाएंगे जिस दिन, उस दिन आपको पता चलेगा, हो सकता है आज ही समझा दें, मन के ऊपर है, फिलहाल पढ़िएगा। तो ये जो अरबवासी है मकरान और बलूचिस्तान को कब्जा कर लिए, मकरान और बलूचिस्तान को जीत लिए। कौन? अरबवासी। किसकी मदद से? दाहिर की मदद से। ये पेपर के प्रश्न है कि अरबवासी जो है मकरान और बलूचिस्तान को कब जीते? आप कहेंगे 647 ईस्वी में, जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। किसकी मदद से जीते? दाहिर की मदद से। अरब वालों को सबसे पहले जो है संरक्षण किसने दिया? दाहिर ने दिया। दाहिर कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। ये सब प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अरबों ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? आप कहेंगे मुंबई के समीप जो है 637 ईस्वी में थाना नामक स्थान पे। तो ये सब प्रश्न है, इतिहास आप पढ़ेंगे ना तो प्रश्न तो ऐसे ही याद होते जाते हैं नॉर्मल तरीके से। आगे समझिएगा। 712 ईस्वी में, लगभग 50 साल के बाद, 50 साल तक तो यह लूट मार हसोट चल रहा था, जिसको लूटो जैसे मस्त, तैसे 50 साल बीत गए। अब आ गया 712 ईस्वी। कि भारतीय क्षेत्र पर अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया। 712 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र पर पहला सफल आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। कौन किया? मुस्लिम शासक वो मोहम्मद बिन कासिम। आपको याद हुआ? फिर आगे देखिए। अब इसने सफल आक्रमण किया। ये क्या किया कि जो है दाहिर को हटा करके सिंध पर कब्जा कर लिया। दाहिर को हटा करके मोहम्मद कासिम सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके पहले तक क्या था कि वो दाहिर की मदद से दूसरे राज्य को लूटता था और उसको सौंप देता था, या जिसको भी दे देता था छोड़ के लूट तलाट के चले जाते थे। दाहिर उस समय काफी मजबूत था। तो जो है अरबवासी क्या करते थे? दाहिर की मदद से सबको लूटना फूटना ये सब काम करते थे। अब धीरे धीरे वो दाहिर का कमजोरी पकड़ लिए। जब आप किसी को अपने बहुत समीप आने देंगे ना, आपका जब घनिष्ठ मित्र कोई बन जाएगा तो वो आपकी एक एक कमजोरी जान जाएगा। कब आप कहाँ जाते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब हगते हैं, हर एक चीज जान जाएगा। जो आपका क्लोज फ्रेंड रहेगा तो वो आपको कभी भी मार सकता है, कभी भी हरा सकता है, कभी भी मात दे सकता है। इसलिए जो प्राइवेसी है अपने लाइफ की, आप किसी के साथ पूरे तरीके से साझा न करें। तमाम अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी को हमेशा छुपा करके रखें कि कोई आपको हल्के में न ले। क्योंकि आप देख रहे हैं जो दाहिर है वही काम किया, बार बार उनको संरक्षण देता था। अब उसी के राज्य में रहते थे, उसकी कमजोरी पकड़ ली तो बगल वाले को जीते। अब इनका मन किया चलो इसको भी हटाओ, अभी कोनो काम का नहीं है, तो इसको भी लपेट घपसेट के जो है मोहम्मद बिन कासिम हरा के भगा दिया। और सिंध पर पहला कब्जा करने वाला कौन है? प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, पेपर में आ गया। सिंध पर सबसे पहले का सफल आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर कब आक्रमण किया? कहेंगे 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर किसको पराजित किया था? आप कहेंगे दाहिर को पराजित किया था। प्रश्न देखिए पेपर में आते हैं, मगर हम उस हिसाब से पढ़ते ही नहीं है कि कर पाए। हम जैसे पढ़ते हैं वैसे करते हैं, जितना आता है उतना टिक करते हैं। फिर क्या है? अब तो सिंध पर कब्जा कर लिया। 713 ईस्वी में फिर कब्जा किया आपके जो है मुल्तान। क्या नाम है? मुल्तान। पेपर में प्रश्न आ गया कि बताइए मुल्तान को पहले किस नाम से जानते थे? आप कहेंगे मुल्तानपुर। क्या कहते थे? मुल्तानपुर, मुल्तान का प्राचीन नाम। तो मुल्तान पर अरबों ने कब जीत हासिल की? आप कहेंगे 713 ईस्वी में। या तो प्रश्न पूछ दिया कि बताइए मुल्तान को जीतने वाला अरब का शासक कौन था? अब वही में दे दिया जो है कई शासक। तो आप जानते रहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम है तभी तो टिक करेंगे। या तो आपको पता होना चाहिए कि मुल्तान जो है कई शासक। तो आप जानते रहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम है तभी तो टिक करेंगे। या तो आपको पता होना चाहिए कि मुल्तान पर विजय कब विदेशियों ने पाई थी? 713 ईस्वी में। जब इन सब चीजों को आप जानते रहेंगे ना तो एकदम आराम से कर लेंगे।
मुल्तान का प्राचीन नाम मुलस्तानपुर। मुल्तान को कौन जीता? मोहम्मद बिन कासिम जीता। मुल्तान पर पहल का अरब आक्रमण कौन किया था? कासिम किया था। मुल्तान कब जो है भारत के हाथ से निकल गया? 713 ईस्वी में निकल गया। प्रश्न घुमा फिरा के पूछता रहता। एक सबसे बड़ी बात, मुल्तान पर जब अरबवासी कब्जा कर लिए तो इसको एक नाम दिए, बहुत बढ़िया नाम है, समझिएगा। आज आप वो पढ़ेंगे ना कि जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, वास्तव में आप खुद मानेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं हम जो कह रहे हैं सच्चाई है, तो जो है कमेंट में लिखिएगा भाई, जो यस नो, यस यस जो नो है, जैसे सब लोग यूट्यूब वाले कमेंट कराते हैं हम वो कह देंगे, तनी मनी कर लीजिएगा। जो है स्वर्ण नगरी, क्या आप जानते थे कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था? आपको पता था? आप कहेंगे अमृतसर का नाम सुने हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते। मुल्तान को जो है मध्यकाल में स्वर्ण नगरी नाम दिए थे कौन? अरबवासी, क्योंकि वहां सोने का भंडार बहुत ज्यादा था। सोने का भंडार, उनका मेन काम था लूटना, शासन करना नहीं, मेन काम था लूटना। अब धीरे धीरे कब्जा करके वो शासन भी करने लगे। दाहिर को हटा दिए, तो दाहिर को हटा करके जब ये जीते, मोहम्मद बिन कासिम जीता, तो इन सबने नाम दे दिया स्वर्ण नगरी। ठीक है, अब आगे देखिए, मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। मुलस्तानपुर जिसको कहते हैं कर लिया। कासिम जो है बसरा के गवर्नर अल हज्जाज। भाई जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज बनना चाहिए कि भाई ये जीत रहा है तो ये आदमी है कौन? बार बार कौन कप्तान है जो क्रिकेट में विश्व कप जीत रहा है, तो आखिर ये है कौन? कहां से आया है? कौन है? ये सवाल मन में उठना चाहिए कि नहीं, यह व्यक्ति कौन है। तो आप कहेंगे यह एक सेनापति था जो कि अपने साथ विशाल सेना लेकर के चलता था। कौन था? सेनापति। पहले के सेनापति बहुत मजबूत होते थे, वो पूरे राज्य के सैनिकों को जो है इकट्ठा करके रखते थे, बलशाली होते थे, तो राजा की अनुमति लेकर के निकल जाते थे किसी को लड़ने भिड़ने जीतने। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, एक सेनापति था, किसका था? अल हज्जाज का। नाम क्या है? आप कहेंगे जो है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अल हज्जाज। और यह कहाँ का शासक था? बसरा का शासक था। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आपके लाइफ में पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे, और हम कहे थे कि ऐसा होगा कि आज आप वो इतिहास पढ़ेंगे जो जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ना ऐसे आप शायद पढ़ पाते। ये बसरा नामक स्थान नया सुनने को मिल रहा है, तो हो सकता है आपका दिमाग इसको कैच न कर रहा हो, करना पड़ेगा कि ये जो है एक बसरा नामक स्थान है, अरब की तरफ है, जहां का एक गवर्नर जनरल था अल हज्जाज, और उसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अपनी सेना लेकर के आया था भारत पर आक्रमण करने, सोना चांदी लूटने। ये बसरा कहाँ है ये तो मानचित्र में हम बताएंगे, मगर फिलहाल आपको पढ़ते रहना है, समझते रहना है कि एक अल हज्जाज नामक गवर्नर जनरल था जो कि बसरा का शासक था। बसरा नामक स्थान का शासक था, उसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि भारत पर आक्रमण किया, दाहिर को पराजित किया, सिंध पर विजय पाया। फिर आगे क्या होता है? तो अल हज्जाज का सेनापति था, फिर कह रहा है कि सेनापति था। मुल्तान को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया। अभी हम आपको बताया ना कि मुल्तान को जो है अरबवासी स्वर्ण नगरी कहते थे। फिर सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में मिलता है। अब पेपर में प्रश्न आ गया कि बताइए निम्नलिखित में से किस रचना में सिंध विजय का उल्लेख मिलता है? उमर 4-5 ठो रचना दे दिया, चचनामा दिया है, मान लीजिए आपका जो है पृथ्वीराज रासू हो गया, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। तो विकल्प में 4-5 ठो रचना दे दिया। अब कह दिया कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किस रचना में जो है सिंध विजय, जो अरबवासी आके भारत पर आक्रमण करके जीत लिए थे, वो घटना का जो वर्णन है किस रचना में मिलता है? तो आप कहेंगे वो मिलता है चचनामा में। हमें देखिए पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब एक बार हम पढ़ा देंगे ना, तो आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि बड़े बड़े चैनल खास हैं कि एजुकेशन खास है। आप जाके किसी भी चैनल पर, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मगर ये है तो है, सच्चाई है, आप खुद मानते हैं, मानना पड़ेगा। उमर 4-5 ठो रचना दे दिया, चचनामा दिया है, मान लीजिए आपका जो है पृथ्वीराज रासू हो गया, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। तो विकल्प में 4-5 ठो रचना दे दिया।
अब कह दिया कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किस रचना में जो है सिंध विजय, जो अरबवासी आके भारत पर आक्रमण करके जीत लिए थे, वो घटना का जो वर्णन है किस रचना में मिलता है? तो आप कहेंगे वो मिलता है चचनामा में। हमें देखिए पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब एक बार हम पढ़ा देंगे ना तो आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि बड़े बड़े चैनल खास हैं कि एजुकेशन खास है। आप जाके किसी भी चैनल पर, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मगर ये है तो है, सच्चाई है, आप खुद मानते हैं, मानना पड़ेगा। चल मैं निकल। तो जो है आपके अरब वासियों की सिंध विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? आप कहेंगे चचनामा में। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का उल्लेख किस रचना में, किस किताब में मिलता है? आप कहेंगे चचनामा में मिलता है। पेपर में प्रश्न आता है कि बताइए चचनामा कौन लिखे हैं? तो इसकी वास्तविक सच्चाई ये है ना कि चचनामा जो लिखा है उसका अति पता नहीं है। मेन सच्चाई तो ये है, शायद आप जानते न रहे हों कि ये जो चचनामा जो किताबिया है, जो पुस्तक है, जो रचना है, ये लिखा कौन है इसका कौन था है पता नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है कौन लिखा है। आज तक इसकी जानकारी नहीं मिली है कि चचनामा का रचना कौन किया है वास्तविक रूप से। फिर देखिए क्या है, सिंध विजय के बाद जब भारत पर अरबों का पहिलका सिंध विजय हो गया, मतलब भारत के एक क्षेत्र को जीत लिए, अब उसके बाद भारतीय इतिहास में कैसे परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, तो हमारी हेडिंग है सिंध विजय के बाद। तो अब समझिएगा, अरबवासी भारतीयों के ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, समझिएगा, अरबवासी भारतीयों के ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान, इन सब चीजों से काफी प्रभावित थे। इसका रीजन था हमारा जो प्राचीन भारत था वह एक बहुत ही अलग टाइप का, जिसको हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया, सोना तो यहाँ बहुत ज्यादा था ही। दूसरी बात जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि, औषधि के बलबूते इलाज करना, ये तमाम चीजें, मतलब भारत में प्राचीन काल से राजा महाराजा, किसी को चेचक हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को क्या हो गया, तो सबका इलाज जो है औषधि के बलबूते होता था। फिर जो है आपका औषधि विज्ञान के बाद गणित, ये खगोल विज्ञान है, इन सब चीजों से जो है अरबवासी काफी प्रभावित थे, जिसकी वजह से जो है देखिए हुआ क्या, काफी प्रभावित हुए। इन्होंने संख्या यानी कि अंक को, भारत में जैसे हम 1 2 3 4 5 को कहते हैं ये संख्या है, अगर कहीं 6 लिख दिया, ऐसे लिख दिया 6, तो हम कहेंगे यह अंक है, कहेंगे ये तो संख्या है। अरबवासी इसको क्या नाम दिए? इसको नाम दिए हिंदसा। क्या कहें? हिंदसा। पेपर में प्रश्न आ गया कि जो है संख्याओं को अरबवासी किस नाम से बुलाते थे? आप कहेंगे हिंदसा नाम से। किस नाम से? हिंदसा नाम से। फिर क्या हुआ, और कई महत्वपूर्ण रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किए। ये जो है देखिए संख्या को हिंदसा कहे, ये बहुत सी जो है ना कि यहाँ की जो प्राचीन रचनाएं थी उनका अंग्रेजी में, ये अरब वाली भाषा में जो है अरबी में अनुवाद शुरू कर दिए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रचना आती है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद कलीलाह जो है वाह दिमना, कलीलाह वाह दिमना। पंचतंत्र का जब ऐसा आएगा ना तो आप जो है हमेशा कंफ्यूजन में, तोहफत उल मुहद्दीन, अब ये रचना किसकी है? दे दिया राजा राम मोहन राय, विष्णु शर्मा, तो कंफ्यूजन होगा कि भाई तोहफत उल मुहद्दीन किसकी रचना है। ये सब अरबवासी जो है उर्दू भाषा, उर्दू रचना है, अरबी रचनाएं हैं, तो कंफ्यूजन होता है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लाइफ में हमें याद करना ही करना पड़ता है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या है? कलीलाह व दमना। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि कलीलाह व दमना जो है पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। उसके बाद देखिए कहता है कि सिंध विजय के साथ ही भारत में एक नए धर्म, मुस्लिम धर्म का प्रवेश हो गया। जैसे ही अरबों ने सिंध को जीत लिया, इसके पहले अब जैसे आपके मन में आ गया एक चीज, प्रश्न आ गया कि यार भारत में मुस्लिम धर्म आया है, तो ये मुस्लिम धर्म कब से आया है? प्रश्न उठना चाहिए ना कि भाई हमारे यहाँ जो है मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। अब देखिए जो ऐसा टॉपिक आ गया है ना कि आप अगर मुस्लिम होंगे तो हो सकता है हमें गलत नजरिए से लें, मगर हम आपसे कहेंगे कि आप देखिए बिल्कुल गलत नजरिए से मत लीजिएगा, क्योंकि ये इतिहास है
और यह सब्जेक्ट है। एक शिक्षित व्यक्ति को जो है सच्चाई को पढ़ना चाहिए, उसे जो है गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसे आपको गलत तरीके से बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है एक ऐतिहासिक घटना है जिसका आज के समय से कोई लेना देना नहीं है। बस ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमें इतिहास की जानकारी कराता है कि इन सब चीजों को सबको जानना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। जब अरबों ने भारत में सिंध पर कब्जा कर लिया तो इसके ही साथ भारत में एक नए धर्म का प्रवेश हुआ जिसका नाम है मुस्लिम धर्म। कौन सा है? मुस्लिम धर्म। इसका मतलब ये है कि 713 ईस्वी से पहले भारत में मुस्लिम धर्म नहीं था। 713 ईस्वी से पहले भारत में मुस्लिम धर्म नहीं था। मुस्लिम धर्म का प्रवेश कब हुआ? 713 ईस्वी के बाद, जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और जैसे ही इनका प्रवेश हुआ, ये कब्जा किए, तो ये एक नीति के तहत कब्जा किए। जिस भी राज्य पर ये कब्जा करते थे, इनके पास इतनी विशाल सेना थी, या तो भैया मरो, या तो धर्म परिवर्तित करो, या तो संपत्ति छोड़ो, या तो जमीन छोड़ो। तो इसमें इनका मेन जो है शुरुआत हुई धर्म परिवर्तन। जब अरबवासी भारत में आए, कब्जा किए, ये जिस जिस राज्य को जीतते गए उस राज्य को जो है धर्म परिवर्तित कराते गए। हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में उनका परिवर्तन शुरू हो गया। जैन धर्म के तमाम लोगों को पूरा का पूरा क्षेत्र मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करा दिए। अभी वो आप पढ़ेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र थे जिन पर पूरा का पूरा जैन धर्म था, वो पूरे मुस्लिम धर्म अपना लिए, क्योंकि ये जिस भी क्षेत्र को जीतते थे पहले का काम था कि भैया धर्म परिवर्तित करो, या तो जमीन जायदाद छोड़ो, संपत्ति जो है छोड़ो। तो ऐसे धर्म परिवर्तन काफी तेजी से शुरू हो गया। ये इतनी घटनाएं थी। टेलीग्राम से जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगे तो करिए, ना लगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो जैसे जब स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मनोबल बढ़ता है। ये सबके साथ होता है कि जब वैकेंसी आती है तो पढ़ने में मन लगता है, वैसे ही जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो एक टीचर को पढ़ाने में मन लगता है। ये वास्तविक सच्चाई है। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए, आगे जो चीजें लेकर के आएंगे। आज इतिहास की शुरुआत थी, पहला चैप्टर था। हम सोचे आपको बता दें कि नहीं वास्तव में इतिहास पढ़ा कैसे जाता है, अब पढ़ाया कैसे जाता है। टॉप करने वाला स्टूडेंट भी जो है सही तरीके से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पढ़ाने की जो शैली होती है वो अलग होती है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, यह सच्चाई है। रीजन क्या है कि हम लोगों के जो गुरु जी थे वो 3000 रुपये में पढ़ाते थे, मगर वो लोग जो पढ़ा गए ना, कोई अच्छे IAS PCS भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। उनके पास पढ़ाने की सबसे बड़ी बात है शैली थी, और शैली ही मेन है जो कि एक आगे वाले व्यक्ति को दे सकती है। हम लोग के गुरुजन भी भले 3000 रुपये पढ़ाते थे, मगर वो वास्तव में लाजवाब पढ़ाते थे। ऐसा पढ़ाते थे कि याद हो जाए। काफी लोग तो बकवास भी करते थे, मगर बहुत लोग ऐसे पढ़ाते थे कि हम लोग भूलते नहीं, उनका नाम जुबान पे रहती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए और चैनल को आगे ले जाना जो रेगुलर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनसे थोड़ा सा जो है लगाव भी हो गया है भाई। समय से बार बार आप लोगों के कमेंट पढ़ना, तमाम चीजें आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है उससे आशा जगती रहती है। अभी जो है हम लोग पूरे तरीके से पढ़े कि जो अरब वाले थे किस प्रकार से आक्रमण किए, फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी पर दाहिर को हरा करके सिंध पर कब्जा किया। अब इसके बाद जो चीजें हैं देखिए, जैसे अरबवासी जो है भारत पर आक्रमण कर लिए तो वो एकदम स्थायी हो गए, मतलब एकदम उदासीन, जैसे कि हम भाई राजा बन गए, मजा करते हैं। अब उसी समय क्या हुआ है, आके धीरे से भिड़ा दिया। कौन भिड़ा दिया? तुर्क वाले। ये दोनों पड़ोसी हैं, अरब और तुर्क दोनों पड़ोसी हैं, दोनों ही मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिम धर्म के अरब वाले थे, मुस्लिम धर्म के तुर्क थे, और दोनों क्या थे? पड़ोसी। ये आप देख रहे हैं ना, अरब और तुर्क। ये हमारा भारत है, भारत के बाद ये पाकिस्तान वर्तमान है, यह भी पूरा भारत था। ये अफगानिस्तान है, यह भी क्या था? भारत था। ये पूरी धरती जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये पूरी धरती भारत थी। और इधर अरब और तुर्क थे। अरब वाले आक्रमण किए, सबसे पहले आक्रमण कहाँ किए थे? मुंबई के थाना नामक स्थान पर, इधर नीचे। तो यहाँ पर सफल नहीं हुए। फिर ये सब कहाँ किए आक्रमण? सिंध पर किए। इधर बलूचिस्तान सब जीत चुके, तो ऊपर जो है बलूचिस्तान पर भी इस दाहिर की मदद से जीत चुके थे।
अब ये सब जो है सिंध पर कब्जा कर रही है। तो अब क्या किए कि अरब वाले जो है थोड़ा सा उदासीन हो गए, धन दौलत लूटने लगे। तो भाई पैसा जब आने लगता है तो आदमी को आराम की जरूरत पड़ती है, तब आदमी उतना मेहनत नहीं करता है। मगर तभी जाकर के तुर्क वाले आकर के भिड़ा दिए। अब देखिए हुआ क्या, इतिहास में एक परिवर्तन हो गया है, समझिएगा। अरबों ने भारत के सिंध पर सफलता पाई थी, अरबों ने भारत के सिंध पर सफलता पाई थी, परंतु जल्द ही ईरान के लोगों ने इनका स्थान ले लिया। जो तुर्की है, ईरानी है, ये क्या किए, जल्द ही इनकी जगह पर आकर के कब्जा कर लिए, इनको हटा दिए। भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो बस तनी से जीते मजा मारने लगे, तो तनी दमदारी से हम शासन करते हैं। इनको हटाए और इनकी जगह पर ये शासन करने के लिए आ गए। अब हुआ क्या इसमें, अब जाकर के जो है आपका तुर्की भारत में इस्लाम धर्म की बागडोर संभालने लगे। यानी कि अरब वासियों को हटा करके ईरानी, ये जो तुर्की हैं, यह क्या किए, भारत में इस्लाम धर्म की बागडोर संभालने लगे। भाई इनकी बागडोर क्या थी कि जहां जहां जाना है, जिसको कब्जियाना है, वहां की पूरी जनता को मारपीट के टार्चर करके मुसलमान बना दे रहा है। अब यहाँ पर इस क्लास को जो भी मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, उन्हें हो सकता है कि लगे ये जो है हमें गलत तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जिससे लगे कि नहीं गलत फहमियाँ पैदा होंगी। ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये हमारा आज का इतिहास है, जो कि एकदम अलग इतिहास है। वो तब का इतिहास था। अब सोच लीजिए कि जो है 700 ईस्वी, आइए आज 2000 ईस्वी चल रहा है, 1000, 1200, 1400 साल पुराना इतिहास है। समझ रहे मेरी बात को? तो आप तब की परिस्थितियों को सिर्फ एक नॉलेज के तौर पर लीजिए कि नहीं, जैसे आप पढ़े होंगे कि अरब की तरफ जो है सऊदी अरब है, कतर है, उनका जो मतलब मुस्लिम कंट्रियां हैं, कुल 50-52 कंट्रियां हैं, आप लोग जानते होंगे, जहाँ से ईरान भी है, तेल और जो पेट्रोल है जहाँ से खरीदारी होती है। तो यही सब थे जो कि इधर से आकर के आक्रमण कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, और जहाँ पर कब्जे आते थे सबको मुसलमान बना देते थे। आगे देखिएगा क्या हुआ। तुर्की भारत में इस्लाम धर्म की बागडोर संभाल लिए अरब के बाद। एक याकूब नाम का व्यक्ति है जिसका इतिहास में कुछ अलग योगदान है, बड़ा ही विशेष योगदान है। अभी आप लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या है। 870 ईस्वी में, कब, 870 में याकूब ने जाबुलिस्तान जीत लिया। जाबुलिस्तान जो है याकूब क्या किया, जीत लिया। उसके बाद वहां की पूरी प्रजा को, उस जगह की पूरी प्रजा को मुसलमान बना दिया। अब जाबुलिस्तान पर कौन विजय पाया, याकूब। जाबुलिस्तान जो है ईरानियों के संपर्क में कब आया, या ईरानियों ने जाबुलिस्तान पर कब्जा कब किया, आप कहेंगे 870 ईस्वी में। और वो कौन सा ईरानी शासक था जो कि जाबुलिस्तान को जीतने में सफल रहा, आप कहेंगे याकूब था। तो ये आपका इतिहास है जो कि एक नए तरीके से पढ़ने पर नई चीज़ें लेकर के आता है और हमें समझने में बहुत आसानी होती है, ताकि बाद में किसी को हम समझा सकें। आप जो है मोहम्मद बिन कासिम और याकूब, इन दोनों का काम क्या है। कासिम जो है ताहिर को हटा करके सिंध पर विजय प्राप्त किया, और याकूब जो है जाबुलिस्तान पर कब्जा करके पूरे जनतवे को जो है मुसलमान बना दिया। कब, 870 ईस्वी में। कासिम कब किया था, 712 और 13 में। अब आगे देखिए, 10वीं सदी में एक अलप्तगीन है, कौन है, अलप्तगीन है, ने गजनी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, गजनी पर अधिकार। देखिए इधर है गजनी आपकी है, जो है अलप्तगीन जो है एक साम्राज्य था गजनी। उस गजनी पर जो है इसी अफगानिस्तान के बीच में है, तो इस गजनी पर किसका कब्जा हो गया, आप कहेंगे अलप्तगीन का। अब इस गजनी पर शासन करने लगा अलप्तगीन। उसके बाद क्या किया, आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो है गजनी पर अलप्तगीन ने कब्जा कर लिया और यहीं से एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसे हम गजनी के नाम से गजनवी वंश या तो यामिनी वंश कहते हैं। अब यहाँ से पूछ दे कि यामिनी वंश का पहला शासक कौन था। प्रश्न इतिहास में या एग्जाम में ऐसे ही बनाता है कि यामिनी वंश का पहल का शासक कौन था।
आप कहेंगे अलप्तगीन था। गजनवी वंश का पहला शासक कौन था? अलप्तगीन था। समझ रहे मेरी बात? और अलप्तगीन जो है किसको जीतने में सफल रहा? आप कहेंगे गजनी को। गजनी एक साम्राज्य था जिस पर अलप्तगीन कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसी के नाम पर गजनवी वंश, जिसे हम यामिनी वंश कहते हैं, उसकी शुरुआत कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? इसका एक दामाद है। जैसे पहले क्या होता था, पहले के राजा जैसे मान लीजिए थे, तो राजा का कोई सेनापति है, बहुत एकदम बलशाली है, जो है सबको हराने में सफल रहा, एकदम मतलब एकदम लड़ाकू विमान जैसा है। विमान नहीं, जैसे कि सबसे मजबूत है, सैन्य टुकड़ी को जो लेकर के चल सकता है, तो वो राजा का जो है सेवक ही होता है, उसको आप दास कह सकते हैं। तो इस अलप्तगीन का एक दास था सुबुक्तगीन, जो कि मजबूत था, और हर राजा को भाई अपनी रानी नहीं, अपनी बेटी को अगर किसी के हाथ में देना है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे जनकपुर वाला जो है सीता स्वयंवर, आप समझ सकते हैं इस बात को। जो सीता स्वयंवर हुआ था, तो उस स्वयंवर में ये नहीं शर्त था कि जो है राजा आकर के जो है तीर धनुष तोड़ेंगे, जिसको मन वो आए, राजा रंक अकीर फकीर कोई हो आकर के तोड़े, जो तोड़ा वो सबसे बलशाली है और वह सीता को ले जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहले के राजा महाराजा जो थे उसी के हाथ में अपनी कन्या को देते थे जो बलवान हो। तो इसका जो दास था सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का दास सुबुक्तगीन, जो कि उसका दामाद बना। इसके बाद जो है गजनवी वंश का शासक वही बना। समझिएगा, पहले तो जो है ये कह रहा है कि आपका जो है यामिनी वंश की स्थापना कर दिया। कौन? अलप्तगीन। यह यामिनी वंश की स्थापना कर दिया। उसके बाद एक चीज और कहता है कि यह जो है ईरान का ही था। ये जो था ईरान में पैदा हुआ था। जैसे आज क्या है कि भारत के लोग पैदा होकर अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं वहाँ के, तो ये अलग चीज़ है। मगर मूल निवास कहाँ है? भारत। तो ये जो ये अलप्तगीन जो था, यह था ईरान का, मगर रहता कहाँ था? तुर्क में। ये ईरान का था, तुर्क में रहता था, इसलिए इसको तुर्की कहा जाता था। और तुर्क ईरान सब सटे हैं, ईरानी तुर्की भाई भाई कह लीजिए। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, कल को एक ही थे, आज अलग अलग हो गए। तो भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान वास्तव में देखा जाए एक ही है, ईरानी और तुर्की वास्तव में एक ही है, वो अलग अलग हो गए, अलग बात है। फिर क्या है? कह रहा कि निवास करने के कारण तुर्की कहलाता था। इसके बाद इसका एक दास यानी कि दामाद, इसका दास भी था और इसका दामाद भी बना। जैसे हम सीताराम वाला कहानी बताए, सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन, यह जो है गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? आप कहेंगे 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में अलप्तगीन की जगह गजनी की गद्दी पर उसका दामाद सुबुक्तगीन बैठा। अब सुबुक्तगीन का जो बेटा होगा ना, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा सम्राट होगा, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा, 17 बार भारत को, सोमनाथ मंदिर को लूटेगा, ऐसा वैसा बहुत, मतलब उसका अलग इतिहास है। महमूद गजनवी इसी सुबुक्तगीन का बेटा है। अब आगे उसी का इतिहास पढ़ना है, और इस कड़ी को भी हम जोड़ेंगे जैसे ही यह कंप्लीट होगा। हम आपसे कहे थे ना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह एक फिल्म है, और उस फिल्म को जो है हम लेखनी के माध्यम से, जैसे लेखक होता है फिल्म लिखने वाले राइटर, तो वो तो किताबें लिखते हैं, बाद में हीरो हीरोइन बनते हैं, जो है एक्टर एक्ट्रेस जो है, कहानी गढ़ी जाती है, शूटिंग वूटिंग होती है, तो वो लेखनी के आधार पर ही होती है। अब इसी के आधार पर आप किसी को लड़ाई भिड़ाएंगे तो एक पिक्चर तैयार हो जाएगा कि आपका ये जो है दाहिर पर कब्जा कर लिया मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम मजा मार रहा है, आके भिड़ा दिए तुर्क वाले, ईरान वाले, अब उसको हटा के ये कब्जा कर लिए। जाबुलिस्तान को जीत लिया कौन सा? याकूब। अब याकूब जैसे जीता, उसी के शासन में अब धीरे धीरे शुरू कर दिया आपका सुबुक्तगीन, बाद में गजनी पर कब्जा करके गजनवी पर शुरू किया। उसी का दास या दामाद जो है आपका ये अलप्तगीन का जो है दास या दामाद सुबुक्तगीन था। तो बाद में क्या है जो है आपका सुबुक्तगीन गजनी का शासक बना। अब इसका बेटा जो है महमूद गजनवी, मगर फिर ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। इस समय जलालाबाद, सरहिंद, कश्मीर और मुल्तान
4 नाम हैं। कौन कौन? जलालाबाद यहाँ है, ठीक, ये जलालाबाद है, ये कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जलालाबाद कश्मीर, मुल्तान सरहिंद या पंजाब, क्या मुल्तान या तो उसको कह सकते, अरे नहीं, सरहिंद या पंजाब, ये जो क्षेत्र है आपका इतना, काबुल पर मत ध्यान दीजिएगा, काबुल पर मत ध्यान दीजिएगा, काबुल अलग है, काबुल के ऊपर जलालाबाद है, जलालाबाद से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके आपका सरहिंद यानी कि पंजाब, पंजाब से लेके मुल्तान तक एक हिंदू वंश का शासन था, जयपाल का शासन। और जयपाल को इतिहास में एक अलग ही नाम दे दिया गया है। बहुत मजेदार ये टॉपिक है। अब ये वास्तव में अगर कहा जाए तो ये जो जयपाल है, हिंदू शाही वंश का शासक जो जयपाल है, एक दमदार शासक था, बहुत ही मतलब तगड़ा शासक था, जो कि पूरे राज्य को बढ़िया से संभाल सकता था। मगर परिस्थितियां कुछ इस हिसाब से बदली, भाई वो जो है इनसे मजबूत पड़ गए, और तमाम परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जो है बाद में जयपाल की हार हुई। वो तो घटना है, अभी उसको हम पढ़ेंगे, बाकी इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि हिंदू शाही राज्य जलालाबाद और काबुल पर कब्जा कर लिया। कौन? आप कहेंगे 1990-91 में सुबुक्तगीन। जानते हैं हुआ क्या था इसके पहले? जब सुबुक्तगीन जो है कब्जा करना शुरू किया, गजनी पर जब कब्जा किया, अलप्तगीन के बाद गजनी पर सुबुक्तगीन आया, तो ये जो है जयपाल को डर लगने लगा कि भाई ये गजनी के आसपास आ गया है, अब इधर मेरा राज्य है तो ये मुझ पर हमला करेगा। इसके डर से जयपाल खुद इस पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? आप कहेंगे सुबुक्तगीन पर, मगर वह असफल रहा था। तो बाद में जो है इसका भाई ध्यान चला गया पूरे तरीके से जयपाल पर, सुबुक्तगीन का इसको बदला लेना था, और यह कब्जा करके जो है आपका जलालाबाद और काबुल, ये जलालाबाद है, ये काबुल है, इस भाग पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। जलालाबाद काबुल पर कौन विजय प्राप्त कर लिया? आप कहेंगे गजनी साम्राज्य का सुबुक्तगीन। कब किया? 1990-91 में। और यहाँ पर इस समय पूरे राज्य पर किसका शासन था? हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल का शासन था। यह ऐतिहासिक घटना बहुत दमदार है। जब हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा नॉलेज मिलता है ना कि वो अपने बुढ़ोती तक याद रहता है। सब चीजें ऐसी हैं कि हमेशा आजीवन याद रहती है कि नहीं यार, एक समय था ये सब जो है हमारे भारत का अंग था। काबुल, जलालाबाद, जाबुलिस्तान है, बलूचिस्तान है, इन सब चीजों पर जो है भारत का शासन था या भारतीय राज्य थे। फिर परिवर्तन क्या हुआ? 999 में इसका पुत्र महमूद सुल्तान की उपाधि लेकर के गजनी पर बैठा। सुबुक्तगीन का बेटा, समझिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई जो है आपका है अलप्तगीन। क्या है? अलप्तगीन। इसका दामाद यानी कि दास कौन था? आप कहेंगे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन दामाद है और यही दास है। इसका पुत्र है। पुत्र कौन है? महमूद उसका नाम था। क्या नाम था? वास्तव में उसका नाम महमूद था। अपने राज्य में जो सिक्का चलाया उस पर क्या नाम था? महमूद ही था। मगर गजनी के होने की वजह से या गजनवी साम्राज्य का होने की वजह से वह इतिहास में फेमस हो गया महमूद गजनवी के नाम से, जो कि बेटा किसका था? सुबुक्तगीन का बेटा था। सुल्तान की उपाधि लेकर के जो है राज्य संभालने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आप कहेंगे महमूद गजनवी था। गजनी के साम्राज्य पर जब यह 999 में गद्दी पर बैठा तो सुल्तान की उपाधि लेकर बैठा। और कहता क्या है कि इस उपाधि लेकर गजनी की गद्दी पर बैठा, सुल्तान की उपाधि लेने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था। जो गजनवी है, सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी के सिक्कों पर सिर्फ महमूद ही लिखा रहता था। क्या है? सिर्फ महमूद ही लिखा रहता था। हम आपसे कहे थे कि देखिए जो है 712 में कौन आया था? आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत को पहली बार सही तरीके से जीतने में सफल रहा। अब यही जो है 713 में कब्जा किया, सिंध पर कब्जा किया। किसको हरा करके? आप कहेंगे दाहिर को हरा करके। अब ये मस्ती करने लगा। उसके बाद इस पर कौन आ गए? आप कहेंगे तुर्की आ गए।
अब ये तुर्कियों का शासन शुरू हो गया। अब यहाँ से तुर्कियों के बाद एक गजनी पर नया शासक बैठा जिसका नाम था, आप कहेंगे अलप्तगीन। क्या था? अलप्तगीन। अब ये जो है गजनी की गद्दी पर बैठा, फिर सुबुक्तगीन आया, उसके बाद आपका महमूद गजनवी आया। बाकी जो चीजें थी आप पूरे इतिहास को बखूबी यहाँ तक समझ चुके हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की हिंदू धर्म के इस राज्य में, इस देश में कैसे शुरुआत हुई, धर्म परिवर्तन कैसे शुरू हुआ, ये तमाम घटनाएं जो हैं अभी आज जो पढ़े आपको एक अलग नॉलेज देकर गई होगी। और हाँ, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला इतिहास आज तक का था और दूसरा इतिहास जो है स्पेशल चलेगा महमूद गजनवी को लेकर के, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। जब हम गजनवी को बढ़िया से पढ़ेंगे तो जाकर के मोहम्मद गोरी को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ये इतिहास है, आज की क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट होती है।